Assalamu alaikum guys. I hope so you all are fine. We have started a very important topic, the drugs that act on the smooth muscles, जिनमें हमने H1 receptor और उसके antagonist और उनके clinical uses हमने देख लिए थे. Today our topic of discussion is H2 antagonist. H2 antagonist के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि H2 antagonist में के क्या clinical uses हैं, कौन से ड्रग्स हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं. सो लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी पता हो और एमसीक्यूज भी आप लोगों को एट ए टाइम आते हों. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. H2 एंटागोनिस्ट हमारे पास टोटल जो है वो 4 हैं: रेनिटिडीन, फिमोटिडीन, निज़ाटिडीन एंड सिमेटिडीन. इनमें मैंने सिमेटिडीन आप लोगों ने देखा हो ना, तो मैंने इसको रेड में लिखा है बिकॉज सिमेटिडीन जो है ना इंतहाई खतरनाक है. बिकॉज सिमेटिडीन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, तो जिस चीज़ के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं उसको हम कम ही इस्तेमाल करते हैं. सेकेंडली, H2 एंटागोनिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज बिल्कुल कम हो चुकी है. हाँ, लेकिन जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पीपीआईज को, उनको हम ये जो ग्रुप है निज़ाटिडीन, फिमोटिडीन, रेनिटिडीन, इन पहली तीन ड्रग में से कोई एक जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं. जिनमें से एक ड्रग का नाम है अल्सेनिल, मेडिसिन है अल्सेनिल, जिसमें फिमोटिडीन है. ये जो है ना अक्सर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं जब पीपीआईज किसी हॉस्पिटल वगैरह में कम हो जाते हैं. तो अल्सेनिल जो है वो सेफ है, लेकिन अगर आपके पास पीपीआईज हैं तो आप इसको पीपीआईज को प्रेफर करें ओवर द अल्सेनिल और द H2 एंटागोनिस्ट, बिकॉज पीपीआईज आर बेस्ट. तकरीबन हर एज के जो पीपल होते हैं ना वो पीपीआईज अब इस्तेमाल कर ही रहे हैं. इसके अलावा सिमेटिडीन क्यों मैंने लिखा कि ये सिमेटिडीन जो है वो रेड में क्यों लिखा, सिमेटिडीन की वजह से हो जाता है असल में गायनिकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, जो कि इंतहाई अजीब और इंतहाई खतरनाक बात है. इसके अलावा ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इन फीमेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ऑन द मेल्स. तो इस वजह से सिमेटिडीन को इस्तेमाल अब नहीं किया जाता. दूसरी बात यह है कि जो सिमेटिडीन के अलावा बाकी जितने भी हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं, ओरली एक्टिव है, यानी इनको अगर हम मुंह के थ्रू लेंगे या ओरली लेंगे तो ये इफेक्टिव होंगे. आईवी रूट या आईएम रूट को इस्तेमाल करने की हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो नॉन टॉक्सिक है, ओरली एक्टिव है. अगर आप ये नॉन टॉक्सिक हैं तो आप इनको हाई डोजेस में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, यानी 2 टैबलेट्स एट ए टाइम और 3 टैबलेट्स एट ए टाइम और 3 टैबलेट्स पर डे और 2 टैबलेट्स पर डे. यानी इस हिसाब से आप इनको दे सकते हो क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट या कोई खतरनाक बात इनके बारे में नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पॉइंट है वो है मैकेनिज्म. जो पेपर्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं ना उनके बारे में हमें उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 एंटागोनिस्ट लाइक दैट ऑफ H1 एंटागोनिस्ट इज सिमिलर. like it both H1 antagonist and H2 antagonist both are competitive antagonist. यानी H2 antagonist लाइक मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि ये हमारे पास H2 रिसेप्टर है, ठीक है, H2 रिसेप्टर है और ये इसकी एक्टिव साइट है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हिस्टामिन का ने खुद आया, एक तरफ से हिस्टामिन खुद आया, ठीक है, दूसरी तरफ से आया रेनिटिडीन, ठीक है. अब इन दोनों के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा, इन दोनों के दरमियान होगी लड़ाई, ठीक है. रेनिटिडीन एंड जो है हमारे पास हिस्टामिन खुद, ठीक है, ये दोनों आए हैं, इन दोनों की आपस में हो रही है जी लड़ाई. अब क्या होगा कि इन दोनों में से हमेशा हिस्टामिन नहीं जीतेगा. अक्सर ये होगा कि हमारे पास रेनिटिडीन अगर मैं इसको 3 टैबलेट्स पर डे दे रही हूँ तो मैं इसकी क्वांटिटी एक्चुअली में इंक्रीज कर रही हूँ. तो क्या होगा, रेनिटिडीन जीत जाएगा हिस्टामिन से और जाके H2 की रिसेप्टर की एक्टिव साइट पे लगेगा और H2 को जाके ब्लॉक कर देगा. और इसका जो इफेक्ट होगा H2 का वो ब्लॉक हो जाएगा, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और इस तरीके से जो है वो H2 एंटागोनिस्ट अपना काम कर पाएगा. लेकिन अगर मैं हिस्टामिन की अमाउंट बढ़ा देती हूँ, ठीक है, यानी अगर मैं हिस्टामिन की क्वांटिटी जो है वो डबल कर देती हूँ एज कम्पेयर टू रेनिटिडीन, तो क्या होगा, हिस्टामिन जो है वो दोबारा से पावर में आ जाएगा और वो रेनिटिडीन को रिप्लेस करके अपनी जगह वापस हासिल कर लेगा और रेनिटिडीन का इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा. इस वजह से हम कहते हैं कि H2 एंटागोनिस्ट आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. देयर इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड और रिड्यूस्ड और डिस्टिंग्विश्ड और एक्सटिंग्विश्ड
by increasing the quantity of histamine or the agonist, or we can say that their effect is surmountable by increasing the amount of the agonist, that is the histamine. Okay, so this was about the H2 एंटागोनिस्ट. दूसरी बात ये होती है कि H2 एंटागोनिस्ट का कोई मेन फायदा इस एक के अलावा कोई नहीं है, यानी कि ये डिक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को, और यही इनका बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है. इसके अलावा H2 एंटागोनिस्ट का कोई खास फायदा नहीं है. हाँ, H2 एंटागोनिस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जाकर भी H2 रिसेप्टर को ब्लॉक जरूर करते हैं, लेकिन उनका कोई क्लिनिकल यूज हमारे पास मौजूद नहीं है. बाकी हम अब स्टडी करते हैं अबाउट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द H2 एंटागोनिस्ट. सो जो हमारे पास अब क्लिनिकल यूजेस हैं उनमें मैंने एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, दैट इज द एसिड पेप्टिक डिजीज. दिस एसिड पेप्टिक डिजीज और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी दोनों रिलेटेड है. ठीक है, आगे जितने भी क्लिनिकल यूजेस हैं सब के सब गैस्ट्रिक एसिड से रिलेटेड है. क्यों H2 रिसेप्टर क्यों एसिड को डिक्रीज करता है, इसकी रीज़न क्या है? H2 एंटागोनिस्ट जो है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट होता है इन द पैराइटल सेल्स, और जब उसके ऊपर आकर हिस्टामिन लगती है ना तो वो इन द सिंथेसिस ऑफ HCl इन द GIT में हेल्प करता है. ओके, सो H2 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl इन द GIT. तो हम इसका एंटागोनिस्ट दे देते हैं जो जाकर H2 को ब्लॉक कर देगा. जाहिर बात है H2 बंद हो गया, H2 बंद हो जाएगा तो इसका जो काम है इन द सिक्रीशन ऑफ एसिड वो रुक जाएगा. तो इस वजह से हम H2 एंटागोनिस्ट यूज करते हैं टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड इन एसिड पेप्टिक डिसीज. दूसरी बात ये आती है कि ये मैंने लिखा हुआ है कि हीलिंग एंड रिकरेंस. अब इसका क्या मतलब है? अब अल्सर हो गई, एसिड पेप्टिक डिजीज हो गई, जो है स्टमक सारा का सारा जल सा गया, खराब हो गया, झुलस गया, ठीक है, जख्म हो गया जी अब स्टमक के अंदर या GIT ट्रैक के अंदर, तो हम H2 एंटागोनिस्ट क्या करेगा? H2 एंटागोनिस्ट ना सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करके एसिड को कम कर देगा ताकि मजीद एसिड पेप्टिक डिजीज ना हो, इसके अलावा H2 एंटागोनिस्ट हील करेगा, यानी वो जो जख्म या जो वुंड्स बन जाएंगे ना स्टमक और GIT के अंदर, H2 एंटागोनिस्ट उनको भी हील कर देगा, उनको ठीक कर देगा. दूसरी बात क्या है कि रिकरेंस रेट को कम कर देंगे H2 एंटागोनिस्ट. रिकरेंस का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है पेशेंट दवाई छोड़ते हैं ना, इधर से ना दोबारा अल्सर शुरू हो जाती है. तो अगर H2 एंटागोनिस्ट दिए जाएंगे ना तो एक तो उनकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी GIT ट्रैक की, दूसरा क्या होगा कि रिकरेंस दोबारा से एसिड पेप्टिक डिजीज के होने के चांस भी कम हो जाएंगे. दूसरी बात इसके बारे में जो बुक में लिखी हुई है वो ये है कि H2 एंटागोनिस्ट डिक्रीज द नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन. अक्सर लोग जो होते हैं पाकिस्तानी पीपल्स में देखा जाता है, या पेशेंट जो हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, कि उनको शिकायत होती है कि जब वो रात का खाना खाते हैं ना पेट में गैस हो जाती है, या रात का खाना खाने के बाद अक्सर ना उनका जो स्टमक होता है उसमें उनको बर्निंग फील होती है. जैसे उनको कई बार ऐसा होता है कि स्पाइसी फूड ले रही है तो उसकी वजह से उनको बर्निंग महसूस होना शुरू हो जाती है, जर्द फील होना शुरू हो जाती है, यानी जो है ना जलन फील होती है इन द चेस्ट. तो उसकी वजह से उसको भी रिड्यूस करता है हमारे पास ये H2 एंटागोनिस्ट. इसके अलावा हमारे पास ये कि अगर एक्यूट है, यानी फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसने आज बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में गया या किसी दावत में गया और उसने ढेर सारा अच्छा ही तली हुई चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें सब कुछ उठा के खा दिया, ठीक है, लाइक ईद वगैरह के मौके पर अक्सर लोग जो होते हैं ना वो फूड के ऊपर ना ध्यान नहीं देते और वो कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मैदा खराब हो जाता है और उनको ये दोबारा से ये जो है शिकायत महसूस होना शुरू हो जाती हैं. अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एक्यूट है, यानी लेस देन 6 मंथ तक उसको ये हुआ है, तो फिर हम उसको 2 डोजेस देते हैं पर डे, यानी दिन में 2 गोलियां उसने ले लेनी है तो वो ठीक हो जाएगा. एक सुबह के टाइम ले ले, एक शाम के टाइम ले ले सोने से पहले, तो वो उसके लिए ठीक है. लेकिन अगर रिकनेस को सिर्फ बचाना है, यानी वैसे एसिड कंट्रोल हो चुकी है लेकिन हम बचाना चाहते हैं कि दोबारा से उसको एसिड पेप्टिक डिजीज ना हो, ठीक है, यानी उसको हम एसिड पेप्टिक डिजीज को रोकना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ उसे कहेंगे कि रोज 1 गोली खा लिया करो सोने से पहले, बस, ठीक है. उसको यानी रिकरेंस के लिए उसको ये साथ साथ 1 टैबलेट जो है वो लाजमी देनी है अल्सेनिल की, ठीक है. अल्सेनिल के अलावा और भी होती है, फेमोटिडिन के नाम से खुद भी 1 टैबलेट है, लेकिन अल्सेनिल जो है वो मोस्टली यूज की जाती है इन हॉस्पिटल्स वगैरह में. इसके अलावा गैस्ट्रिक इरोजन हो जाती है अक्सर हेमरेज के केस में, या इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में जो कुछ पेशेंट्स होते हैं ना
उनमें गैस्ट्रिक इरोजन हो जाती है, यानी उनका जो स्टमक होता है वो बिल्कुल खराब हो चुका होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक इरोजन हो जाती है, हेमरेजेस हो जाते हैं विद इन द जीआईटी, ठीक है, और एट लास्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इन जीआईटी, ठीक है, यानी वो आईसीयू में फिर उनको एडमिट करना पड़ता है। और उसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फिर उस वो अब जाहिर बात है वो सिवियर कंडीशन है, तो हमने उसको फौरन ठीक करना है, वरना ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, या फिर बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, या पेशेंट की डेथ हो सकती है, या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसको रोकने के लिए, या स्टमक परफोरेट भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम आईवी यानी इंट्रावीनसली H2 एंटागोनिस्ट उस पेशेंट को लगा देंगे, ताकि उसकी जो गैस्ट्रिक इरोजन है वो फौरन ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेशेंट होगा वो हम ट्रीट कर लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रावीनस लगानी है जब भी कोई पेशेंट सिवियर कंडीशन में हो। इसी तरह सिवियर फेरेंजाइटिस है, नेक्स्ट डे आपका पेपर है, तो आपको इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर ऑक्सीडिल यानी सेफ्ट्राइजोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है इट इज एक्चुअली गैस्ट्रिनोमा के साथ ये रिलेटेड है, यानी ट्यूमर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होती है, ठीक है, यानी सिवियर किस्म की अल्सरेशन होगी इन द जीआईटी, ब्लीडिंग होगी इन द जीआईटी एंड पेप्टिक अल्सर होगी इन द जीआईटी, साथ में क्या होगा, डायरिया, सिवियर मोशन लगेंगे पेशेंट को इस कंडीशन में। मोस्ट प्रोबेबली दिस सिचुएशन इज रिलेटेड विद द गैस्ट्रिनोमा। एंड देन इज अ जर्ड। जर्ड का तो मसला हर दूसरे बंदे को है जी, पाकिस्तान में स्पेशली। जर्ड क्या है, गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना, उनको खाना खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हल्का सा ना जो फूड होता है वो मुंह के तरफ आए, और फिर सिवियर जलन महसूस होती है थ्रू आउट द एसोफेगस की लेंथ में, उसको हम कहते हैं जी जर्ड। यानी उसमें क्या होता है कि जो फूड होता है ना वो स्टमक से हल्का सा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, या डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक से वापस आता है इनटू द एसोफेगस, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है ना उसे सिवियर जलन महसूस होती है इन द होल लेंथ ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जर्ड। तो इस जर्ड को ठीक करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं H2 एंटागोनिस्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास था, ये सारी ये जो मैंने एंड में पॉइंट लिखा हुआ है, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन एंड अल्सरेशन, ये एक्चुअली में ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया। इसके अलावा इसमें डायरिया भी होता है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, ठीक है, जिसमें सिवियर मोशन होंगे पेशेंट को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।